हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम बैक टू सानिक्स। आज की वीडियो में हम रीतिकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से जाना है। तो जो पंडित विश्वनाथ मिश्र हैं उन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल के रूप में भी जाना है। तो इसका राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा, श्रृंगार काल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो ये आप अभी देख चुके हैं कि जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं उन्होंने श्रृंगार काल कहा है रीतिकाल को। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लिखा है कि किस श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी। तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है। तो आप पढ़ चुके हैं सूरदास जी के बारे में, तो ये नहीं होंगे, है ना, ये भी नहीं होंगे, शिवलाल ये और चंद्रवरदाई भी नहीं होंगे। तो इसका जो बी पेयर है वो सही हो जाएगा, बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि रीतिकाल के कवियों में हम देख चुके हैं जो मतीराम है वो रीतिकाल के प्रमुख कवि हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 के कवियों का उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में लिखिए। तो इसका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा, केशव, सेनापति, देव और पद्माकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें जो लेखक कवि हैं वो अलग अलग हैं। देखिए आप इन कवियों का जन्म तिथि है वो याद कर लें, जिससे परीक्षा में अगर यहाँ से क्रम लगाने को पूछा जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन कि रीतिकाल में सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है। तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है वहाँ उसका नायिका भेद और श्रृंगार रस। क्यों रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है, इसीलिए इसको श्रृंगार युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि रीतिकाल में किस रस की प्रधानता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, श्रृंगार। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत क्या है। गलत क्या है, गलत हो जाएगा कि आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये गलत कथन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि रीतिकाल की कवियों की काव्य भाषा। देखिए रीतिकाल की कवियों की जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, रीतिकालीन कवियों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा। रीतिकालीन कवियों ने रीतिकालीन जो कवि हैं उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध छंद क्या रहा है। तो वह छंद रहा है, वैसे तो देखिए काफ़ी सारे छंद हैं जैसे कवित्त, दोहा, सवैया, लेकिन सवैया सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध छंद रहा है वो सवैया रहा है रीतिकाल का। भाषा क्या याद रखेंगे, ब्रजभाषा, और छंद याद रखेंगे सवैया। अगला प्रश्न कि ब्रजभाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, द्विजदेव। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक आचार्य माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। अभी हमने देखा था चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, और यह कथन किसका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे कुछ और तथ्य देख लेते हैं, जैसे चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है और देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। मतलब अलग अलग विद्वानों ने रीति के अलग अलग अर्थ बताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। ये हम देख चुके, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया है, चिंतामणि को। विकल्प बी। रीतिकाल का समय आपको पता है 1700 से 1900 विक्रम संवत है ना, 1700 से 1900 विक्रम संवत हो जाएगा रीतिकाल का समय। प्रश्न संख्या अगला, ये भी सही है, जो रीतिकाल का समय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है, 1700 से 1900। उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रीतिकाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम रीतिकाल के नामकरण पर बात कर लेते हैं। तो देखिए श्रृंगार काल दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और सबसे पहले सिफारिश किसने की थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
राम खिलावन ने संवर्धन काल कहा है। बच्चन सिंह और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने नीति काल कहा है। रीति काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और जॉर्ज गैरसन ने। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। अगला प्रश्न कि उत्तर मध्यकाल को रीति, अब ये सब प्रश्न इसी वाले टेबल से सॉल्व हो जाएंगे, तो आप इन सब प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। उत्तर मध्यकाल को रीतिकार रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ये हो जाएगा क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा। देखिए उस टेबल से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो वो टेबल अच्छे से याद कर लेना। एक और क्वेश्चन है कि जय काल और कलाकाल, तो ये रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। अब रीतिबद्ध से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो रीतिबद्ध से संबंधित जो तथ्य हो जाएंगे वो कुछ ये हैं। तो रीतिबद्ध से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि रीतिकालीन कवि केशव की इसमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन विवादित है और इसको देख लेते हैं। इसका जो केशवदास की कुछ रचनाएं हैं, केशवदास की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका और विज्ञान गीता। तो ये हैं केशवदास की रचनाएं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी बात कही है। तो देखिए विकल्प संख्या 1, केशव को कवि हृदय नहीं मिला है, सही बात है। उसमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये भी सही बात है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना की कौशल की धाक जमाना चाहते थे, सही है। अपनी रचनाओं में उन्होंने मतलब केशव ने संस्कृत साहित्य की युक्तियों से परहेज किया, गलत बात। उन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्य, अभी हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं है ना, संस्कृत साहित्य लिया है, तो दोनों कथन तो सही नहीं हो सकते, तो चौथा कथन गलत हो जाएगा। ये तो ये गलत, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। देखिए अजायब घर, जो छंदों का अजायब घर है वो चंद्रवरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है और छंदों का राजा चंद्रवरदाई को कहा जाता है। छंद का राजा कौन है? चंद, ऐसे करके याद रख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि केशव का ग्रंथ नहीं है। अभी हमने केशव की कुछ रचनाएं देखी थी, तो इसमें से जो भाषा भूषण है वो केशव का ग्रंथ नहीं है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की। अब देखिए केशवदास की रचनाओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको देख लेंगे। और कठिन काव्य का प्रेत है वो केशवदास को ही कहा जाता है। कवि प्रिया के रचनाकार आपको पता है केशवदास हो जाएंगे। रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ क्या है? रसिक प्रिया, जो कि केशवदास। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास की। आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा बार क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो केशवदास की रचनाओं से संबंधित प्रश्न अच्छे से आप याद रखेंगे कि केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। जहांगीर, जसचंद्रिका, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। और जो भाषा भूषण है वो महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ है। तो भाषा भूषण याद रख लेंगे, जो भाषा भूषण है वो महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी कृति, ये सब देख लेंगे। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? वो केशवदास ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, यह कथन किसका है? तो ये केशवदास का है। अगला प्रश्न कि हिंदी साहित्य में ये पंक्ति है एक, ये यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सर सुव्रत भूषण बिना विराजई कविता वनिता मित, तो ये भी केशवदास की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि देखिए रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल राम रखने का सुझाव किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। सुझाव पूछा जाएगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, लेकिन श्रृंगार काल किसने माना है? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न कि भिखारी दास की कृति, देखिए भिखारी दास की रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण, इनको देख लेते हैं। भिखारी दास की यहाँ पर कुछ रचनाएँ लिखी हुई होनी चाहिए। भिखारी दास की रचनाएँ हैं शतरंज सतिका, रस कविता के अंग, भूषण है भूषण सकल, है ना। और रीतिबद्ध कवि हैं भिखारी दास जो हैं। रीतिबद्ध कवि कौन है? भिखारी दास हो जाएंगे। भिखारी दास का ग्रंथ इसमें से भाषा भूषण नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था भी भाषा भूषण किसका ग्रंथ था? भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ था। तो शतरंज सतिका के रचनाकार भी भिखारी दास हैं। भिखारी दास की रचना इसमें से क्या हो जाएगी? काव्य निर्णय। रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, ये किसकी पंक्ति है? ये भिखारी दास की पंक्ति है।
है ना। अगली पंक्ति है कि सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई। ये याद रखेंगे। इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, वो चिंतामणि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, पौन मया करे घूंघट टारो दया करी दामिनी दीप दिखावो। तो ये नागरीदास जी की है पंक्ति। ये नागरीदास कवि हैं, उनकी पंक्ति है, इसको याद रख लेंगे। प्रश्न संख्या 52 की ओर बढ़ने से पहले हम नागरीदास जी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। नागरीदास जी की रचनाएं हैं श्रृंगार सार, भक्ति सार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, जुगल भक्ति विनोद। अब ये रचनाएं याद रख लेंगे, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं। ढेल जो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व कीन है खेल करे जान्यो है। ये किसकी रचना है? तो ये ठाकुर कवि की रचना है। ये वाली रचना याद रख लेंगे। अगला प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। प्रश्न संख्या 53 है कि रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित कलाम। जो ललित कलाम ग्रंथ है मतीराम ने लिखा है, वो अलंकार ग्रंथ है। पहले तो ये याद रखेंगे कि ललित ललाम रचना किसकी है, तो वो मतीराम की है। मती ललाम, लला की मती मारी गई है, ऐसे याद रख लेंगे। तो मतीराम का हो जाएगा ललित ललाम। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले हम मतीराम के कुछ काव्य ग्रंथ देख लेते हैं, जहाँ से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाएंगे। आप आगे चल के प्रश्न भी देख सकते हैं, जैसे फूल मंजरी, रसराज, मतीराम सतसई, साहित्यसार, लक्षण, श्रृंगार। अब देखिए फूल मंजरी आ गई, तो आप कर देंगे फूल मंजरी किसकी कृति है? मतीराम की। कौन सा कथन असत्य है? देखिए केशव रीति मुक्त धारा के कवि है, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा है कि केशव जो हैं वो रीतिबद्ध धारा के कवि हैं और बिहारी रीति सिद्ध के हैं, ये सही है। तो ये विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी, केशव किसके कवि हैं? रीति मुक्त धारा के। अगला प्रश्न देखते हैं कि केशवदास को, आप पढ़ चुके, केशवदास को रीतिबद्ध धारा में रखना चाहिए। भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? तो वह प्रशस्ति परक है। भूषण की कविता का मुख्य संवेदनसार। अब देखिए भूषण के कुछ वास्तविक नाम हैं, वो घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण के नायक थे शिवाजी व छत्रसाल, आश्चर्यदाता छत्रसाल तथा शिवाजी। काव्य ग्रंथ शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूसक उल्लास और भूषण हजारा। काफ़ी आसान है इनकी रचनाओं को याद रखना, तो इनको याद कर लेंगे। और जो शिवराज भूषण है वो अलंकार निरूपक ग्रंथ है, इसलिए याद रखेंगे। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण के बारे में कहा है। और आपको पता है जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कुछ बात कह देते हैं तो वो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखेंगे कि भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न कि सिवा को बखानों को छत्रसाल को, सिवा का क्या अर्थ है? तो ये सिवा का मतलब शिवाजी से है, तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? तो भूषण के काव्य में ओज गुण की प्रधानता है, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। और तो जो भूषण है इनके काव्य में देखिए वीर रस की प्रधानता मिलती है। केशव के काव्य में हमने भी पढ़ा था, उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है, लेकिन भूषण के जो रीतिकालीन कवि हैं इनके काव्य में वीर रस की प्रधानता मिलती है और ओज गुण होना स्वाभाविक है। जहाँ वीर रस होगा वहाँ ओज गुण होगा। भूषण को कवि भूषण किसने कहा है? तो ये सोलंकी राजा रुद्र हैं, उन्होंने भूषण को कवि भूषण कहा था, सोलंकी राजा रुद्रदेव ने। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको लगे कि शिवाजी और छत्रसाल के यहाँ रहते थे तो वो हो जाएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर है विकल्प सी होगा, प्रश्न संख्या 60 का, सोलंकी राजा रुद्र। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण के रचयिता, आपको पता है शिवराज भूषण के रचयिता भूषण हैं, शिवा बावनी के रचयिता भूषण हैं, शिवा बावनी। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आप देख लीजिएगा, हम पढ़ चुके हैं। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले शिवाजी और दूसरे कौन थे? छत्रसाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। और देखिए आप अगर एक बार कोई भी थ्योरी पढ़ लेते हैं तो वहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। ये सभी प्रश्न हो गए हैं। अगर ये वाला प्रश्न देख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू, ये भी हो गया है, ये सब प्रश्न हो गए हैं। हाँ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि शिवराज भूषण में कितने कुल अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। गंग कवि, ये इंपॉर्टेंट है, जो गंग कवि हैं इनका जन्म स्थान है वो इटावा हो जाएगा। इटावा, गंग कवि का जन्म स्थान क्या हो जाएगा? इटावा। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो गंग जो थे वो राजा अकबर के दरबारी कवि थे। और शिवराज भूषण आपको पता है किसने लिखा है? शिवराज भूषण कवि ने लिखा है। और यह अलंकार की इसमें प्रधानता मिलती है। नैन नचाएं कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेले होरी, ये पद्माकर ने लिखा है। ठीक है, पद्माकर भी एक महत्वपूर्ण कवि हैं, इनको भी याद रखेंगे। पद्माकर ने होली विषयक सवैया है और पद्माकर का जन्म है वो संवत 1810 में बांदा में हुआ था। तो ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भांति
आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। तो यह सेनापति की रचना है, सेनापति की रचना याद रखेंगे। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है, गंगा लहरी अभी हमने देखा था। प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा के रचनाकार जो हैं वो हो जाएंगे पद्माकर, याद रखेंगे। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है, तो ये हो जाएगा पद्माभरण। पद्माभरण और जगद्विनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ है, इनको याद रख लेंगे। देव की रचना नहीं है, अभी हमने देव की कुछ रचनाएं हम पढ़ लेंगे। देखिए देव की कुछ रचनाएं हैं, उसमें से कविताएं रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, कुशल विलास। विलास विलास देखिए ज़्यादातर जिनमें लगा होगा ना वह मतलब देव की हैं। तो इसमें चित्राधार, चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आपको पता होगा। तो चित्राधार किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। बाकी सब रचनाएं देव की हैं। काव्य रसायन किसकी रचना है, देव की। काव्य रसायन भी देव की रचना है, तो उसको याद रख लेंगे। देव कवि कहाँ के थे, तो देव कवि थे वो इटावा के थे। तो देव और गंग, देव गंग देव, गंग देव, तो गंग देव कहाँ के हैं, दोनों कवि ये इटावा के हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन हो जाएंगे, सुजान विनोद के रचनाकार भी देव हो जाएंगे। अगला प्रश्न की जाति विलास अभी हमने पढ़ा था। अष्टायाम, अष्टायाम की रचना कौन है, देव। रचना देव की नहीं, ये सब पढ़ चुके हैं, इनको हम रिपीट नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा। और जो रीतिबद्ध कवि हैं देव, वह रसवादी कवि हैं। मतीराम की भाषा क्या है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, और ये महत्वपूर्ण कथन है, इसको देख लेंगे। और आगे तुलसी गंग हुए धुवैद सुबकिन के सरदार, यह जो पंक्ति है ये भिखारी दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो इसको याद रख लेंगे। अब रीति मुक्त के बारे में हम पढ़ेंगे, रीति मुक्त के बारे में हम जान लेते हैं कि घनानंद रीति काल के किस काल के कवि हैं, तो ये रीति मुक्त काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस वर्ग के कवि हैं, रीति मुक्त। ये हो गया है, अब प्रीवियस ईयर का यही तो फायदा है, हमें पता चल जाता है कि प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वह महत्वपूर्ण है। इसमें से कौन सा कवि रीति मुक्त, ये प्रश्न आप देख लेना। प्रेम का पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, इसको याद रख लेंगे। घनानंद के बारे में किसने कहा है, प्रेम की पीर की वाणी, मतलब इनकी वाणी जो प्रेम की पीर दिखाई देती है घनानंद की में, तो ऐसा किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा किसके बारे में कहा है, तो इन्होंने घनानंद के बारे में कहा है। इनमें में से कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है, तो घनानंद। सुजान, ये हम पहले भी पढ़े हैं, घनानंद की जो रचना है उसमें सुजान की कहानी है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो घनानंद, क्योंकि जो सुजान है वो घनानंद की प्रेमिका है, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं, तो घनानंद की जो कृतियाँ हैं वो ब्रज भाषा में हैं। इनकी कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे सुजान, सागर, विरह लीला। देखिए सुजान अगर कहीं शब्द लिखा मिल जाए सुजान से संबंधित ग्रंथ, तो वो घनानंद जी का हो जाएगा, क्योंकि सुजान कौन है, घनानंद जी की प्रेमिका। रस केलिवल्ली और कृपाकांड, कृपाकंद भी कहते हैं। कोकसार किसकी रचना है, घनानंद की। सुजान सागर के लेखक कौन है, घनानंद। लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहित तो मेरे कवित्त बनावत, ये जो रचना है वो घनानंद की है। अगला प्रश्न, अतिशोधो स्नेह को मार्ग है, पंक्ति किसकी है, घनानंद की। सीखे लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है, ये ठाकुर की रचना है। रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए जाना जाता है, तो ये सेनापति को जाना जाता है। ये वाली पंक्ति है ये अंग दर्पण से ली गई है, रचलीन द्वारा रचित है अंग दर्पण, है ना, इसको याद रखेंगे। कवि रत्नाकर किस भाषा में रचित है, जो कवित्र रत्नाकर है वो ब्रज भाषा में रचित है, और कवित्र रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो सेनापति हो जाएंगे। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावना है, यह कथन बोधा का है। बोधा की रचनाएं बिरहवारिस और इश्कनामा याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोधा को एक रसोन्मत्त कवि कहा है, और प्रेम की पीर की वंजना भी इनकी बड़ी मर्म स्पर्शिनी युक्ति से की है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बोधा का असली नाम क्या था, तो बोधा का असली नाम बुद्धसेन था, बुद्धिसेन।
और बुद्धिसेन की मतलब बोधा की 2 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इश्कनामा और विरह बारी। सुजान चरित्र के लेखक कौन है? आपको पता है। सुजान की जब बात करेंगे तो हम किसका नाम लेंगे? घनानंद का। तो विकल्प ए इसका राइट है। लेकिन सुजान चरित्र, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सुजान जो चरित्र है वो सूदन की रचना है। सुजान चरित्र किसकी रचना है? सूदन की। अब निम्नलिखित में से कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, तो ये सेनापति ने कोई भी सतसई की रचना नहीं की है। आगे चल के देखेंगे कुछ। रसलीन का मूल नाम आपको पता होगा, गुलाम नबी। और अलंकार ग्रंथ नहीं है। अंग दर्पण मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम, मती मारी गई लला की, ऐसे याद रखा था ललित लाम। अब हम देखेंगे रीति सिद्ध काव्यधारा। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि, अब देखिए जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध काव्यधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हो जाते हैं, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो बिहारी से ही संबंधित ज़्यादा होंगे, रीति सिद्ध काव्य। तो अब देखिए पढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति सिद्ध। रीति सिद्ध में कौन आ जाएगा? बिहारी। ये सब हो जाएंगे। देखिए बिहारी अकेले कवि हैं, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बिहारी ने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा व्यक्त की है, ऐसा बच्चन सिंह ने उनके बारे में कहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रोत, ये बिहारी जी की रचना है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। कितने दोहे याद हैं? 713 दोहे याद रखेंगे। और यह विवादित प्रश्न है, इसमें है ही नहीं 713 याद रखेंगे। बच्चन सिंह ने कहा है कि जो बिहारी हैं उन्होंने ग्रामीण संस्कृति से घृणा करी है। और फिरंगे सतसई किसकी रचना है? फारसी पर टीका लिखी है फिरंगे सतसई, बिहारी जी की सतसई पर तो आनंदी लाल शर्मा ने लिखी है बिहारी सतसई पर टीका, फारसी भाषा में फिरंगे सतसई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहारी सतसई में दोहे याद रखेंगे 713। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? ये आप प्रश्न कर लोगे। बिहारी सतसई की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसने अपने एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी हैं। बिहारी सतसई लिखी है उन्होंने 713, जिसमें दोहे हैं। कवित्त रत्नाकर कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं कवित्त रत्नाकर में, और ये कवित्त रत्नाकर आपने पढ़ी थी, सेनापति की रचना है। और एक बिहारी सतसई में करीब कितने दोहे लिखे गए हैं? तो करीब पूछा गया तो 700, टोटल 713 याद रखेंगे। बिहारी की रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको देख लेते हैं, जिसके रचनाकार हैं कवि वृंद। फी की पे नी की लगे कई समय विचार, सबको मन हर्षित करें जौन विवाह की गार। तो ये वृंद कवि की रचना है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने रीतिकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम आधुनिक काल पर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।